हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओजोन क्षरण के बारे में, जो कि हमारे लिए, हमारे वायुमंडल के लिए बहुत उपयोगी एक गैस है, जो हमें एक कह सकते हो कि जीवन प्रदान करने वाली गैस है। भले ही इस शब्द का प्रयोग इसके लिए अभी तक किसी भी बुक में या फिर किसी के लिए नहीं किया गया, पर मैं इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर ये गैस नहीं होगी, ये लेयर नहीं होगी, तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। क्योंकि मात्र कुछ छिद्र होने पर या फिर थोड़ा सा उसमें लॉस होता है तो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लोगों को त्वचा कैंसर होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो गैस या लेयर ही नहीं होती तो हमारा जीवन यहाँ पर नहीं होता। जीवन दायिनी गैस हम इसे मान सकते हैं। ओजोन मंडल में व्याप्त ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से सभी जीवधारियों की रक्षा करती है। यह परत परावैंगनिक किरणों के अवशोष का अवशोषण कर लेती है, जो यूवी प्रोटेक्टेड कह सकते हो कि यूवी से हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये जो गैस होती है, जब सूर्य से परावैंगनिक किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उनको सोख लेती है, वहीं रोक के रख देती है, और बकाया जो और भी तापमान है, जो विभिन्न गैसें हैं, वो निकल के परावैंगनिक जो और भी जो किरणें हैं, वो जाके पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। जो खतरनाक गैसें होती हैं या किरणें होती हैं, उनको ये जो है ओजोन लेयर वहीं पर रोक लेती है, जिससे कि हमारा जैव मंडल सुरक्षित बना रहता है। ओजोन का निर्माण 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य तथा इसका जो संचयन 13 से 3 किलोमीटर के मध्य होता है। इस ऊंचाई पर ओजोन का अधिकतम सांद्रण होता है। इस अधिकतम सांद्रण परत को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोनोस्फीयर जो है इस लेवल पर पाई जाती है, 30 से 60 किलोमीटर के मध्य में इसका जो है निर्माण होता है, और 13 से 3 किलोमीटर के बीच में इसका जो है कह सकते हो कि सांद्रण होना प्रारंभ हो जाता है। पिछले कई वर्षों में ओजोन का क्षरण हुआ है, लेकिन इन्हीं कुछ दिनों में, पिछले 2 महीनों में आप कह सकते हो कि समय समय पे कोरोना क्राइसिस आया। इसने लगभग दिसंबर में इसने पैर पकड़ना शुरू कर दिए थे, और तब से जगह जगह पर विभिन्न विभिन्न देशों में लॉकडाउन स्टार्ट हुए, जिससे कि लोगों ने जो विभिन्न कंपनियां चल रही थी वहां पर सारी बंद हुई, जो वाहन चल रहे थे वो बंद हुए, एक्स्ट्रा मशीनरी थी वो बंद हुई, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा सा अपने आप को रिकवर कर पाया है। इसका अगर परिणाम देखा जाएगा ओजोन लेयर पर, तो वहां पर भी अपने आप को उसने सुधारा होगा। और ये निश्चित तौर पे सुधारा होगा जब ये कोरोना क्राइसिस खत्म हो जाएगा, पर्यावरणविद की अपनी डेटा निकल के आएंगे, तो आप देखेंगे तो सारी चीज़ों ने अपने आप को रिकवर किया है। अपने आप को जैसे कह सकते हो कि जब किसी को घाव लग जाता है तो कुछ समय बाद उसको लगभग उसको टाइम दिया जाता है और दवा होती रहती है, तो उसका वो घाव भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर ओजोन लेयर में छिद्र हुए होंगे और उसको कहीं ना कहीं जो हानि हुई होगी, वो इस कोरोना क्राइसिस के लॉकडाउन की वजह से वो सारी चीज़ें अपने आप को रिकवर कर पाएंगी। ओजोन क्षरण के कुछ अपने कारण भी हैं, कुछ अपनी कह सकते हो कि ये किस तरीके से हुआ है, इसकी कुछ अपनी विधियां भी हैं। पहली अगर बात करते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में, सौर विकिरणों से भी और अल्ट्रावायलेट वायलेट जो रेज होती हैं वो भी जो है ओजोन का क्षरण करती हैं। मानव जनित प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, जो प्राकृतिक रूप से होती है वो एक निश्चित समय उसकी सीमा होती है, और कुछ समय बाद वो अपने आप को रिकवर कर लेती है। लेकिन जो मनुष्य द्वारा ओजोन क्षरण होता है वो लगातार होता रहता है, इसलिए उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे जो विकसित और विकासशील देश हैं, उनके ऊपर कुछ अपनी फाउंडेशन लगाई गई, जिससे कि वो अपने इस ओजोन का जो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है उस पर जो कंट्रोल कर सकें, और जहाँ जहाँ ये गैस निकलती है जो उसको नष्ट करती हैं वो गैसें, उनको उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सके। जैसे कि अगर बात करें क्लोरीन कारकों की वजह से, मानवीय जनित कारक जो विधियां हैं, प्रक्रिया हैं, जिसकी वजह से ओजोन का क्षरण होता है। क्लोरीन कारक, सल्फेट कारक और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कारक होते हैं वो ओजोन का क्षरण करते हैं। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए, बहुत सारी विश्व स्तर पर समय समय पर कह सकते हो सेमिनार अटेंड किए, सेमिनार करवाए गए, जिसमें से मॉन्ट्रियल समझौता इम्पोर्टेंट माना जाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह जो है समझौता 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तौर पे से माना जा सकता है इसको। यह 1 जनवरी
1989 से लागू हुआ। सभी हस्ताक्षरित देशों ने सीएफसी के उत्पादन के आरंभ से में 1986 के स्तर पर लाने तथा 1998 तक इसे आधा करने पर सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य है कि जो जब देखो सबसे पहले ये जो समझौता कब हुआ, मॉन्ट्रियल का जो समझौता था, मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ और इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1989 से। और कहा गया जितने भी देशों ने इसमें जो है सहभागिता जताई और सहभागिता रही जिन देशों की, उनका मानना था कि जो 1986 में इसका जो उत्पादन था सीएफसी का, उतना लेके आना है। कब तक? 1998 तक, क्योंकि उसका उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा था। अब ये उत्पादन होता कैसे है? जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी मशीनरीज इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि एसी हुआ, फ्रिज हुआ, इस हेयर स्प्रे हुआ, वैक्सिंग क्रीम हुई, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन सभी गैसों को ओजोन जो लेयर होती है उसको हानिकारक तत्व के रूप में इसमें मिले होते हैं। सीएफसी का उत्पादन करती हैं ये। और अगर हम बात करते हैं इसी के संबंध में कुछ संशोधन भी किए गए समय समय पर। लंदन में एक संशोधन हुआ 1990 में। ओजोन क्षरण वाले जो पदार्थों का प्रयोग पर अधिक सख्ती से प्रतिबंध लगाए गए। इनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता था, उन्हें समाप्त करने के लिए समझौता हुआ। अब कोपेनहेगन संशोधन 1994 में विकसित और विकासशील देशों पर अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई। और यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में कुछ बातों को यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसे कि 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी बन जाता है और अक्सर ये प्रश्न इस टाइप भी आ जाते हैं, इसलिए ये समझ लीजिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओजोन शरीर के लिए जहरीला प्रभाव दिखाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भले ही मैंने बोला जीवनदायिनी है, पर अगर हमारी बॉडी से टच होगा तो जीवनदायिनी नहीं है। अगर वो दूर है हमसे, हमारे जो यूवी प्रोटेक्टेड एक प्रोटेक्शन कर रहा है, तब तो हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन अगर वो हमारी बॉडी से टच होता है तो हमारे लिए एक जहरीला प्रभाव दिखाता है। विश्व में सीएफसी का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है 35%, पश्चिमी यूरोप 32% करता है, पूर्वी यूरोप 11% करता है, एशिया, टोटल एशिया जो एशिया महाद्वीप है वो 18% करता है, लैटिन अमेरिका 3% करता है, अफ्रीका 1% करता है। और अब बात आती है कि ओजोन को अगर हम नापना चाहते हैं, उसका मापन करना चाहते हैं, तो इसको डॉप्शन इकाई से मापा जाता है। ओजोन छिद्र की सबसे पहले जो खोज की थी वो डॉक्टर जॉय फॉरमैन ने की थी, और मिस्टर ओजोन के नाम से जो जाने जाते हैं वो प्रोफेसर के आर रामनाथन को जाना जाता है। प्रोफेसर के आर रामनाथन, याद रखिएगा। प्रोफेसर के आर नारायण भी कहीं कहीं अगर ऑप्शन आ जाता है तो ऑप्शन बी में भी ये बन जाता है के आर नारायणन। तो के आर नारायणन नहीं है, के आर रामनाथन है। मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्र तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर परावैंगनी विकिरण अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जहां पर मैंने इन सभी के बारे में चर्चा की। आशा है कि ये जो ओजोन से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक था यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कशन किया, ये आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और ये बात ध्यान रखिए कि आपके पास जो समय समय पर नोट्स चले आ रहे हैं, आपको मैं भेजता जा रहा हूँ, उनको सब समय समय पर पढ़ते रहें, उनको देखते रहें, रिवाइज करते रहें। आपके पास समय है, उसका आप उपयोग करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।